हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी सुगम भारती का पाठ 8 बाथरूम की फिसलन, जिसके लेखक थे डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी। ओके, हम आगे स्टार्ट करते हैं। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे, है ना। उनको क्योंकि पहले कच्चा प्लास्टर लगा, फिर पक्का प्लास्टर लगा, इसलिए उनको 3 माह बिस्तर में पड़े रहना पड़ा। इसलिए उनके मित्रों ने उनका व्यंग बनाया कि 3 माह यदि बिस्तर में पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। उनके किसी दोस्त ने कहा कि क्यों ना इतने दिनों में आप राम का नाम लेना शुरू कर दो तो आपके सारे पाप जो भी हैं वह धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा, है ना। उनके दूसरे मित्र ने कहा कि बैठे बैठे इतने दिनों तक क्या करोगे, तो एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ है प्लास्टर में वह सारा वसूल हो जाएगा। रॉयल्टी मीन्स होता है जो पुस्तक के लेखक होते हैं उसको जो लिखने के लिए जो राशि दी जाती है, पैसा मिलता है, वह रॉयल्टी कहलाती है ना। तो जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है प्लास्टर लगाने में ना, जो खर्चा हुआ है डॉक्टर के ऊपर, तो वह एक उपन्यास लिखेंगे तो उनको वह पैसा वसूल हो जाएगा, है ना। ऐसा उनके दूसरे दोस्त ने व्यंग किया। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं भटकने देता था, है ना। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मैंने नहीं किया, परंतु जो तमाम वहीं के आसपास के जो स्थानीय लोकल कवि थे उनकी रचनाएं वे सुनते रहे, उनको सहते रहे, जिनकी कविताएं वे कभी सुनते नहीं थे। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य, है ना। वे कहते हैं कि यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य, क्योंकि मजबूरी उनकी ऐसी थी कि वे अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, और सौभाग्य उनका, जिनकी कविताएं उन्होंने पढ़ी तो सौभाग्य उनका था कि उनकी कविताएं वे कभी पढ़े। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट की सलाह मांगी, है ना। स्लिम फास्ट मीन्स वजन कम करने के लिए। उसका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है ना। जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि जो मेरे मरीज होते हैं उनका वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसे ही क्या लापरवाही की बाथरूम में गिर पड़े, है ना। वे अपने आप पर खींचते थे, मतलब अपने आप को कोसते थे, गुस्सा करते थे कि ऐसी कैसी लापरवाही मैंने की जो बाथरूम में फिसल गए, गिर पड़े। कभी नियति को कोसता, कभी वे अपनी किस्मत को कोसते। कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता, है ना। कभी वे ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर से अपने उनका जो कष्ट था उसके समाधान के लिए उनसे निवेदन करते। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया। इसी बीच उन्होंने 2-4 व्यंग मतलब हास्य उन्होंने लिखे, लेकिन उपन्यास की बात दिल में रह गई। लेकिन जो उनके दोस्त ने उपन्यास के बारे में कहा था उसकी बात वे उनके दिल पर ही रह गई, वे उसे नहीं लिख पाए। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता, है ना। इसी बीच क्या था कि वे सभी चीज़ें एक साथ नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उनको शारीरिक कष्ट भी था, आर्थिक पीड़ा भी थी। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता था, है ना। छात्र जो थे, क्योंकि वो पेशे से एक टीचर थे, इसलिए वे छात्रों को कभी कभी पढ़ाने की जरूरत समझते थे। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था, है ना। वे बहुत ही, क्योंकि उन दिनों उनको तकलीफ थी इसलिए वे कम खाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर बहुत खुश है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे, है ना। वे दार्शनिक हो गए, मतलब कि वे पॉजिटिव सोचने लगे, है ना। अपने साथियों से कहा कि हड्डी तो टूटती और जुड़ती रहती है, परंतु इंसान के अंदर का जो मनोबल होता है, आत्मविश्वास होता है, वह ना टूटे तो आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वह मजबूत बना रहता है। हड्डी तो एक दिन टूटेगी तो वो जुड़ ही जाएगी। वे अपने सहयोगियों से, साथियों से बोलते हैं। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की
दुहाई देता और आदमी के पराजय संघर्ष की बात करता, है ना। वे इस बात के फलसफा मीन्स दर्शन, है ना, इस तरह के दर्शन से वे मानवता को संकल्पों की दुहाई देते और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करते हैं ना। अपराजय मतलब जिससे कोई पराजय ना कर सके, जिसे कोई हरा ना सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था, है ना। वे अपने कष्ट को मतलब दूसरों के सामने व्यक्त ना करके अपने आप को बहला रहे थे या सामने वाले को गुमराह कर रहे थे। सामने वाले को मतलब सामने वाले को भी वे बहला रहे थे ऐसा बोलकर। हाँ, एक बात इस बीच जरूर हुई, जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते तो मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। जब उनका पैर टूटा तो उनको देखने उनके पहचान वाले बहुत से व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र जो उनके थे, बहुत से व्यक्ति उनसे मिलने आते थे। इसलिए उनको बहुत खुशी होती थी कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं जो मुझे इस घड़ी में देखने आते हैं। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़कर कितने लोग देखने के लिए आए, है ना। मतलब उनका यह था कि इतने सारे लोग उनको देखने क्यों आए, क्योंकि एक पत्रकार मित्र ने उनका यह हादसा जो है वह समाचार पत्र में दे दिया था। इसलिए वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि समाचार जो पत्र जिन्होंने पढ़ा वे कितने लोग पढ़े और कितने लोग उनको देखने आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और ना आने वालों का मानसिक लेखा जोखा बना लेता है ना। जब हमें कोई दुख तकलीफ होती है तो कोई हमसे मिलने आता है तो हमें खुशी होती है और हम उस व्यक्ति को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उन्हें याद रखते हैं। और जो ना आने वाले व्यक्ति रहते हैं उन्हें हम अनदेखा करते हैं ना। उनके लिए हमारे मन में बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं कि ऐसी अवस्था में भी वह व्यक्ति हमें देखने नहीं आए, हमें दुख होता है ना। इसलिए वे मानसिक लेखा जोखा बना लेते हैं। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है ना। उन्होंने जो था भले यहाँ वहाँ की वे बातें कर लेते थे, फिर भी जो उनकी हड्डी टूटी थी उस तरफ उनका ध्यान चला ही जाता था। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है, आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं, है ना। उन्होंने इतनी इनकी उन लेखक की बातें सुनकर उनके एक दूसरे मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है ना। दर्द सबको मांझता है मीन्स मतलब दर्द सभी को एक न एक दिन होता ही है। मैंने कहा कि इस पंक्ति के रचयिता तो मृत्यु लोक छोड़ चुके हैं, है ना। उन्होंने कहा कि जो ये लिखा था, जिन्होंने लिखा था वे रचयिता तो अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो, है ना। जो उनके रचयिता थे वे तो दुनिया में नहीं है, परंतु कम से कम तुम मेरा यह कमरा छोड़कर मुझे जो प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उससे मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैं अपनी भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में संजोने लगा, है ना। वे जिन्होंने ऐसा बोला तो उनकी बातों वे ऐसे बोलकर और हंसकर चले गए, है ना। और वे जो कवि थे हमारे संतोष कुमार जी, वे अपने भारी भरकम शरीर मतलब अपना पूरा भारी भरकम शरीर लेकर उनकी जो हड्डी टूटी हुई थी उसे वे याद करते हुए अपनी 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में संजोने लगे। मतलब अपने दिमाग में बहुत सारी बातें वे सोच विचारने लगे उनके चले जाने के बाद। ओके स्टूडेंट, तो यह थी एक व्यंग, यह था एक व्यंग, है ना, जो डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी ने लिखा है। जो इस व्यंग के लेखक हैं, है ना, उन्होंने इस व्यंग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि जब हमारे ऊपर दर्द बीतता है तो हमें अपने अपने मनोबल को स्थिर रखना चाहिए, है ना। हमें उन्होंने कहा ना कि दर्द सबको मांझता है, मतलब दर्द सभी को होता है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। मतलब एक व्यंग के माध्यम से हमें यहाँ बहुत सारी सीख वे दे गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप योर होमवर्क, जो इस पाठ में आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।